केदारनाथ की हम बात कर रहे थे। फैजाबाद के साथ जुड़ी अयोध्या, जब वहां पर सीट हारी गई, बद्रीनाथ में जो है अभी सरकार बीजेपी की नहीं है, वैष्णो देवी वो जीते, तो आपके ऊपर क्योंकि एक धार्मिक आस्था जुड़ी रहती है बीजेपी के साथ, तो क्या केदारनाथ का जो बाईपोल है वो आपके लिए उसका दबाव है? 40 प्रचारक, स्टार प्रचारक अब वहां पर प्रचार भी करेंगे, क्या आपके ऊपर कोई दबाव है उसका कि हमने जीतनी है इस बार? वो देखिए, ऐसा है कि वो बाबा केदार का धाम है और बाबा केदार की कृपा से बाबा केदार के अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय उन्होंने यहाँ जो सरकार थी उस सरकार को कहा कि ये जो केदार बाबा का स्थान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, हम इसके पुनर्निर्माण का काम करें। उस समय नहीं हो पाया, लेकिन 1 साल के बाद ही बाबा ने अपने अनन्य भक्तों को मौका दिया, वो देश के प्रधानमंत्री बने और आज सब पूरी दुनिया देख रही है कि भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। नवनिर्माण के काम, पुनर्निर्माण के काम, वहां पर आस्था पथ, अनेक घाट, आस्था वन, शंकराचार्य जी की समाधि, वहां पर तीर्थ पुरोहितों के आवास और एक मतलब भव्य केदार और दिव्य केदार बनता ही जा रहा है, 1 चरण में, 2 चरण में, 3 चरण में। और आने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु जो महज कुछ 2-3 लाखों में होते थे, आज जो संख्या 20 लाख से ज्यादा पहुंच रही है। इस बात का प्रमाण है कि केदार घाटी और केदार किस तरह से आगे बढ़ रहा है। आने वाले समय में भी अभी भी जो आपदा आई, आपदा के समय में हमने लगभग वहां पर तत्काल सारे जो पैदल मार्ग थे, यात्रा सुचारू हो, वो सारा हमने प्रयास किया, प्रयत्न किया। बाबा की कृपा से अब यात्रा भी अच्छी चल रही है। आज का भी आंकड़ा उठाएंगे तो 14,000, 15,000 इस समय यात्रा का आंकड़ा अभी आ रहा है। आप सोचिए कि ये यात्रा का द्वितीय चरण चल रहा है और जब 10,000 का आंकड़ा किसी समय में बहुत बड़ा आंकड़ा माना जाता था, आज 14,000, 15,000 का आज का रोज का आंकड़ा चल रहा है। तो लोगों ने, वहां केदार के लोगों ने पहले का समय भी देखा है, अब का समय भी देख रहे हैं और किस तरह से केदार घाटी, बाबा केदार का स्थान आज विश्व प्रसिद्ध स्थान है, तो वहां पर किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से नवाचार हुआ है और केदार घाटी का एक अपना नया स्वरूप पूरी दुनिया के सामने आ रहा है, विकास आगे बढ़ रहा है। तो वहां के लोग कभी भी विकास को रोकेंगे नहीं, विकास को अनवरत रूप से बढ़ाएंगे। इसलिए बाबा केदार की कृपा से वो बड़े अंतर से वहां पर विकास जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। जब भारत का संविधान लिखा गया तो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी उसमें थे, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई कि आने वाले भारत में हम क्या देखना चाहेंगे। उत्तराखंड ने उसमें लीड ली है, उत्तराखंड ने उसमें पहल की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको हम सबसे पहले लागू करेंगे। आपकी उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, अब उसके ऊपर काम यह चल रहा है कि जब हम इसको लागू करेंगे तो उसके जो सारे प्रोसेस हैं वो सारे बिल्कुल ठीक तरीके से, सटीक तरीके से आप उनको लागू कर सकें। तो क्या आने वाले राज्य दिवस के दिन 9 नवंबर को यूसीसी को क्या आप लागू करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आज आपके इस न्यूज 18 के इस समिट से देवभूमि उत्तराखंड की जनता को नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद यहाँ पर हर चुनाव में, जब भी चुनाव होता था, हर चुनाव में सरकार बदल जाती थी और 2022 के चुनाव में हम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ चुनाव में गए और हमने देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने अपना ये हमारा संकल्प रखा कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम सबसे पहले एक कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन होगा समान नागरिक संहिता को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, उस दिशा में हम काम करेंगे। और हमने पहला डिसीजन वो लिया और मुझे खुशी है आज कहते हुए कि हमने जनता के सामने जो संकल्प लिया था, जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हम पूरा कर रहे हैं। और इसका श्रेय मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार मिथक तोड़ा, पहली बार एक परिपाटी बदली कि हर बार सरकार बदल जाती है, एक नया इतिहास बना दिया कि लगातार हम सरकार में थे, फिर से हमको सेवा करने का अवसर प्रदान किया, दोबारा सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमने उसके लिए कमेटी बनाई, एक लंबी प्रोसेस चली, कमेटी ने काम किया, फिर हम विधानसभा में विधेयक के रूप में उसको लेकर आए, चर्चा के बाद विधेयक पास हुआ
राष्ट्रपति महोदय ने भी 12 मार्च को जो है हमको अपनी स्वीकृति उसमें प्रदान कर दी, और अब जो हमने कमेटी उसको क्रियान्वयन करने के लिए बनाई थी, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी हमको दे दी है, और हमारा काम चल रहा है। हम उसका पूरी तरह से परीक्षण कर रहे हैं। हमारा जो विधायी विभाग है, हमारा उस पर न्याय विभाग है, उस पर काम कर रहा है। और काम करने के बाद चूंकि उसमें हमने कैबिनेट में अभी चर्चा करनी है, कैबिनेट में भी उसमें मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद जल्दी तिथियों का ऐलान करेंगे, क्योंकि उसमें एक बड़ा प्रोसीजर होने वाला है जी। चाहे वो विवाह विच्छेद का हो, उत्तराधिकार का हो, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले हों, इन सभी के बारे में, विवाह के बारे में, विवाह संबंध के बारे में, रजिस्ट्रेशन से संबंधित सभी पर वो ऐप भी एक उसका बना है, सबको घर बैठे ही सुविधा मिलने वाली है। तो इसमें हजारों लोगों ने काम करना है, हजारों लोग, और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी होनी है। तो प्रक्रिया चल रही है, और चूंकि हम काफी आगे निकल चुके हैं। 90% तो क्या लगता है आपको, कब तक इसके लागू होने के क्या संभावना आपको नजर आ रही है? नहीं, बहुत जल्द। अभी चूंकि क्या है कि हम कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि हमको ये गौरव, मुझे ऐसा पता लगा है कि बहुत सारी अलग राज्यों ने भी आपके इस कानून को मंगाया, उसकी परख कर रहे हैं कि हम भी इसको लागू कर सकें। तो आपके ऊपर ये दारोमदार भी एक तरीके से पड़ा हुआ है कि यही कानून शायद कई और जगहों पे भी लागू होगा। देश की आजादी के बाद पूरे देश का जो संकल्प था, बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान बना रहे थे, तो उस संविधान के अनुच्छेद 44 में भी इसका प्रावधान किया गया था। और इतना बड़ा लंबा कालखंड देश की आजादी का बीत गया, 75 साल से भी ज्यादा हो गए, और अब ये गौरव देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने ये अवसर यहाँ वो लेकर आए हैं, तो हम उसको बहुत शानदार तरीके से, ठोस तरीके से सारी चीजें तय करते हुए, सारी चीजों पर ठोक बजा के काम करते हुए, कि अच्छे तरीके से एक मॉडल के रूप में, जैसे जब आप यूसीसी जैसे गंगोत्री हमारे यहाँ से निकलती है, माँ गंगा यहाँ से निकलती है और पूरे देश में जाती है, पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। तो ये जो समान नागरिक संहिता की गंगोत्री है, जो देवभूमि उत्तराखंड से निकली है, वो सबको लाभ दे, हम ये ऐसा सोच के भी जो है उसमें सारे प्रावधान कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। जब यूसीसी की बात होती है, जब यूसीसी को आप ध्यान से देखते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता कि किसी खास धर्म के विरुद्ध उसमें कोई चीज लिखी हो, क्योंकि यूसीसी सबके ऊपर लागू होगा। वो हिंदुओं के ऊपर भी लागू होगा, सिखों के ऊपर भी लागू होगा, ईसाइयों के ऊपर भी लागू होगा, मुसलमानों के ऊपर भी लागू होगा, कोई और धर्म हो, बौद्ध, उनके ऊपर भी लागू होगा, कोई और भी धर्म अगर भारत में, उनके ऊपर भी लागू होगा। लेकिन फिर भी ऐसा एक इंप्रेशन बनाया जाता है जैसे पुष्कर सिंह धामी मुस्लिम विरोधी हैं, वो मुसलमानों के अगेंस्ट काम करते हैं। ऐसी एक परसेप्शन या ऐसी एक फीलिंग क्यों आती है, जबकि यूसीसी जो है वो सारे धर्मों के ऊपर बैठेगा? जब उसका क्रिटिसिज्म होता है वो सिर्फ एक धर्म के साथ जुड़कर उसका आता है। तो ये, इसको कैसे समझते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, यूसीसी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि यूसीसी पुष्कर सिंह धामी लेकर नहीं आया है। यूसीसी सबसे पहले भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत सभी संविधान बनाने वालों ने उसका प्रावधान किया है, एक बात। दूसरी बात, देश की आजादी के बाद से लेकर देश का संकल्प था कि देश के अंदर सबके लिए समान कानून होना चाहिए। तीसरा, देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर अपना मैंडेट दिया है जी। देवभूमि की जनता ने ही हमसे कहा कि भाई आपको ये बनाना है, इसीलिए वो सरकार में लेकर आए हैं। इसलिए किसी के खिलाफ तो हो ही नहीं